हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी मेंस सीरीज फॉर 2024। अगर आप 2024 का मेंस एग्जाम देने वाले हैं तो ज्योग्राफी का ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, ये लेक्चर होगा रिसोर्सेज के बारे में। अगर आप रिसोर्सेज के टॉपिक को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाउंड कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में रिसोर्सेज के सेक्शन से पूछे जा रहे हैं और लगातार काफी सारे सालों से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रिसोर्सेज के अंदर एक 3 की पॉइंट्स को जानने की कोशिश करेंगे जो आपको अंडरस्टैंड करने ही चाहिए किसी भी कीमत पे। और उसके बाद मैं आपको कुछ सॉल्यूशन दूंगा क्वेश्चंस के, एंड एज वेल एज आई विल गिव यू सम ऑफ द होमवर्क जो कि आप एड्यूमाइंड एआई सपोर्ट के साथ में अपने आंसर्स को अच्छे ढंग से इवेलुएट भी कर पाओगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में रिसोर्सेज के सेक्शन से आए हैं। जैसे 2013 की अगर मैं बात करूं तो आपको 2 क्वेश्चन यहां पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट इंडिया हैज सब्सटेंशियल रिजर्व ऑफ द शेल oil and gas which can feed the need of the country for a quarter century. However, tapping the resources does not appear to be high on agenda. Discuss critically the availability and issues involved. सेकेंड क्वेश्चन इसी ईयर में पूछा गया, विद द ग्रोइंग स्कैर्सिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एटॉमिक एनर्जी इज गेनिंग मोर एंड मोर सिग्निफिकेंस इन इंडिया। डिस्कस द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो मतलब ये 2 क्वेश्चन हैं, एक में आपको सेल ऑयल और सेल गैस के बारे में बात की गई है और दूसरे क्वेश्चन में आपके पास एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स के कम होने की वजह से हम जो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं उस पर बात की गई थी। ऐसे ही आपको 2014 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। एक क्वेश्चन जो था वो रिसोर्सेज के ओशियन के बारे में बात कर रहा था कि रिसोर्सेज ओशियन से हम कैसे अपनी रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। दूसरा था आपका इकोनॉमिक स्पेस के बारे में बात की गई थी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज रिच अफ्रीका है वो बेसिकली मतलब इंडिया अफ्रीका के साथ किस तरीके के रिलेशनशिप बना सकता है ताकि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में कमी ना आए। ऐसी एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला, स्टील और आयरन इंडस्ट्री से देखने को मिला, तो वो भी एक रिसोर्सेज का पार्ट हो जाता है हमारा। सेम नोट 2015 में भी आपके 2 क्वेश्चन यहां पूछे गए हैं। 2016 में फिर से 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा थोड़ा सा नेचुरल रिसोर्सेज के रिलेटेड था जो कि कई एनवायरमेंट की कवरेज पे भी देख सकते हैं, बट स्टिल ज्योग्राफिकल कवरेज पे देख सकते हैं, बट स्टिल वो रिसोर्सेज का पार्ट तो था ही। सिमिलरली फिर 2018 में वापस से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाई इंडिया इज टेकिंग इन इंटरेस्ट इन आर्कटिक रीजन, जो कि आर्कटिक रिसोर्सेज के बारे में था, आर्कटिक काउंसिल के बारे में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था। और सिमिलरली यहां से पूछा गया कि आपके ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, देखिए आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ग्राउंड वाटर एज अ रिसोर्स के ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी क्वेश्चन आएगा। आप एक ट्रेंड को समझिए। देखिए 2013 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया जिस क्वेश्चन में ये बोला गया कि इंडिया अब न्यूक्लियर एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो आप बताओ कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए सेफगार्ड करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो इनफ है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि वो हमारी नीड थी। अब धीरे धीरे क्या ट्रेंड चेंज हुआ, यहां पे जैसे वाटर क्राइसिस बढ़ना स्टार्ट हुए तो वाटर रिसोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ऑन द सेम नोट, ऑन द सेम लाइन, जब थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो हमें यह पता लगा कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर भी काफी ज्यादा स्कैर्सिटी हो रही है और वो रिसोर्सेज के तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के टाइम पे हम ग्रीन एनर्जी पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, इनके ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इसके साथ साथ में वाटर स्कैर्सिटी काफी बड़ी प्रॉब्लम भी है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि नाउ ए डेज ये जो ईयर्स है हमारे एल नीनो ईयर हैं जिसके अंदर रेनफॉल भी कंपैरेटिवली कम होता है और इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, तो वाटर एज अ रिसोर्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाए। जैसे आपके 2021 के अंदर भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 22 के अंदर फिर से 3 क्वेश्चन रिसोर्सेज पे पूछे गए और 23 में फिर से एक क्वेश्चन इस पे था और फिर वाटर रिसोर्सेज पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। सवाल ये है कि हमें 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जानने हैं रिसोर्सेज के बारे में, तो आप इन सब क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से टैकल कर पाओगे, ठीक है ना, बड़ी ही आसानी से आप इन सिर्फ रिसोर्सेज के क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। सबसे पहले तो हमें रिसोर्सेज के बारे में ही जानना जरूरी हो जाता है। देखिए रिसोर्सेज की जब बात की जाती है तो सबसे पहले रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। रिसोर्सेज का सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि दैट इज समथिंग विच इज अवेलेबल एंड मेकिंग द ह्यूमन लाइफ इजी, वो रिसोर्स कहला रहा है। अब रिसोर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, दे कैन बी अ नेचुरल रिसोर्स, देयर कैन बी अ नेचुरल रिसोर्स, और रिसोर्सेज आपके हो सकते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है।
जहां पे मैन मेड रिसोर्सेज की बात की जाती है ना, उसमें हम दो कैटेगरी रखते हैं। एक कैटेगरी होती है जिसमें स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास एक्सप्रेसवे, हाईवेज ये सब बनते हैं तो मेरे लिए एक तरीके से रिसोर्स ही तो है। तो एक तो स्ट्रक्चर आपका हो जाता है, मतलब एक पार्ट हो जाता है स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेज। दूसरा, ह्यूमन अपने आप में भी तो एक रिसोर्स है ना। ह्यूमन बीइंग अपने आप में भी एक तौर पे रिसोर्स के देखे जा सकते हैं। ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्स है, और उस रिसोर्स का अगर ऑप्टिमम यूज किया जाए तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ को काफी अच्छे से हम हार्नेस कर सकते हैं। तो यस, लेबर है, मैन पावर है, और उनकी स्किल डेवलपमेंट है, वो भी एक रिसोर्स है। तो देखिए, जब अगर रिसोर्सेज की बात की जाए और इंडिया के अंदर जब आपको बोला जाए कि इंडिया के रिसोर्सेज की स्कैरसिटी की वजह से इंडिया की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ड्विंडल हो रही है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप हमेशा बात करते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशन अच्छे बना लिए जाएं और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जाए। आप कभी बात ये नहीं करते कि रिसोर्सेज में तो ह्यूमन एज अ रिसोर्स भी आता है, और इंडिया एज अ कंट्री अगर मैं बात करता हूं तो इकोनॉमिकली काफी वायबल, काफी सस्टेनेबल कंट्री है लेबर के परस्पेक्टिव में। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं नंबर में एम्पल, तो व्हाई वी आर नॉट गिविंग देम स्किल, ताकि हमारे रिसोर्सेज उस लेवल पे बढ़ सकें और हम काफी अच्छा परफॉर्म कर सकें इकोनॉमिकली। तो इसलिए मैं आपको एक मैसेज यहाँ पे ये देना चाहता हूँ, ऑलवेज बी अटेंटिव। रिसोर्सेज के अंदर जैसे ही नाम आता है तो आप सोचने लग जाते हो मिनरल्स के बारे में, गोल्ड के बारे में, या किसी अदर रिसोर्स के बारे में। बट ट्रूली सिचुएशन इज कि आपको इनके बारे में ना सोच के, मतलब इनके बारे में सोचना है, सिर्फ इनके बारे में ना सोच के आपको ह्यूमन, उनकी स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, उनकी राइट एज, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन, उसके बारे में भी सोचना इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपको काफी फायदा मिलेगा, क्वेश्चन का डायमेंशन आपका बढ़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेचुरल पार्ट। अब नेचुरल के अंदर भी मेरे पास दो कैटेगरीज आती हैं। एक होती है मेरे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको मैं रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में रखूंगा, जो बार बार मैं यूज करता रहूंगा तो वो खत्म नहीं होंगे। वो एक होते हैं हमारे पास नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी। एक हो गया आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी आपकी आ गई है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी, राइट। ये कैटेगरी हो गई है। जब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। एक होता है आपका जिसका कि कॉन्टिन्यूअस फ्लो रहता है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो रहा है आपका, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फ्लो इन द सेंस मैं कैसे कह रहा हूं, जैसे विंड है, वाटर, ठीक है ना, भाई हवा है तो चलती जा रही है। तो वो मेरे पास क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स के तौर पे देखा जा सकता है। सोलर एनर्जी है तो मेरे पास एग्जांपल हो सकते हैं सोलर एनर्जी, विंड है, हाइड्रो एनर्जी है, ये सब क्या आपके रिन्यूएबल की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। इसी तरीके से बायोलॉजिकल कैटेगरी भी होती है रिन्यूएबल के अंदर। बायोलॉजिकल में क्या होगा, जैसे नेचुरल वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भाई ग्रो होते चले जाते हैं, एक जगह पे दूसरी जगह पे तीसरी जगह पे फॉरेस्ट अपने आप एक्सपेंड करते हैं। जैसे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हमें बताती है कि इंडिया के अंदर मैंग्रोव जो है वो लगातार एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो आप इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को कॉट कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं हम। वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स, जैसे एनिमल रेयरिंग या डेयरी फार्मिंग के लिए, या मीट इंडस्ट्री के लिए, लेदर इंडस्ट्री के लिए, तो वूल इंडस्ट्री के लिए, तो ये सब क्या है मेरे पास, अगेन रिसोर्सेज हैं लेकिन बायोलॉजिकल कैटेगरी में है। बट यहाँ पे क्या नंबर बहुत एम्पल है, लगातार इंक्रीज करते चले जाते हैं। दैट्स वाई मैं इसको किस में रखता हूँ, रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखता हूँ। दूसरी कैटेगरी मेरे पास आती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, जिसमें होगा साइक्लेबल और नॉन साइक्लेबल। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल मतलब जल्दी से हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते, उसका मतलब ये नहीं कि होगा ही नहीं कभी। इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट रिन्यूड। अब बड़ा लंबा टाइम रिन्यू होने में लगेगा, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एक कैटेगरी आ गई है नॉन रिन्यूएबल वाली कैटेगरी, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है नॉन रिसाइक्लेबल और रिसाइक्लेबल। नॉन रिसाइक्लेबल मतलब जैसे कोल है, ऑयल है, उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। रिसाइक्लेबल में जैसे मेटल है, मैंने आयरन का कुछ बनवाया, उसको मेल्ट किया और वापस से कहीं यूज कर लिया, तो ये क्या है मेरे पास साइक्लेबल रिसोर्सेज के तौर पे देखा जा सकता है। तो देखो, रिसोर्सेज के ऊपर अगर एक ब्रॉड क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन, ये पूरी थीम को अगर आप पूरे फ्लो चार्ट को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हो तो आपका रिसोर्सेज का क्वेश्चन वैसे ही हैंडल हो जाएगा। लेकिन इसमें दो चीजें और आती हैं रिसोर्सेज के अंदर। एक मेरे पास आता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द रिसोर्सेज। एक तो चैलेंज पूछे जाते हैं कि रिसोर्सेज के साथ में क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएट हैं। हालांकि देखिए, आयरन इंडस्ट्री के साथ कुछ सेपरेट अलग चैलेंज होंगे, कोल इंडस्ट्री के साथ कुछ सेपरेट अलग चैलेंज होंगे, लेकिन आपको एक चीज पढ़नी है कि सर कुछ चैलेंजेस तो सभी रिसोर्सेज के साथ में सेम ही होते हैं। तो वो सेम है, तो मतलब वो पॉइंट तो मेरे पास हमेशा ही रहने वाले हैं। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। वो
पॉइंट्स जो कि कॉमन हैं, जो चैलेंजेस कॉमन हैं सभी रिसोर्सेज के बारे में, वो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, जस्ट इन केस ऐसा कोई रिसोर्स पूछा जो आपने प्रिपेयर सेपरेटली नहीं किया, तो भी आपके पास कुछ पॉइंट हैं चैलेंजेस के अंदर जो कि सभी रिसोर्सेज के लिए चैलेंज है, एंड यू विल इजीली एबल टू मेंशन इट। आप बड़ी आसानी से उसको मेंशन कर पाएंगे, एंड दैट्स द होल एजेंडा, जो कि हमें टाइम कम लगाना है और अच्छी से अच्छी अपनी इनपुट जो है वहां पे प्रोवाइड करनी है। तो देखिए, चैलेंजेस में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे पास रिसोर्सेज में आती है, ये आती है फ्रेगमेंटेड डेटा की। फ्रेगमेंटेड डेटा इन द सेंस, देखिए हमारे पास रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जैक्ट डेटा नहीं है, फ्रेगमेंटेड डेटा है। वी आर नॉट एग्जैक्टली अवेयर कि इंडिया के पास में कितनी नीड है और कितने रिसोर्सेज है। ठीक है, हमें आइडिया अभी भी नहीं है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है, कितने लंबे टाइम तक चलने वाले हैं और कहां पे हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। फ्रेगमेंटेड डेटा है, जैसे कि आपके जो सर्वे होते हैं या हमारे पास जो जियोलॉजिकल मैप्स हैं, वो आउटडेटेड मैप है, हमें उसको क्या करना चाहिए, रिवाइज करने की नीड है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। देखिए, टेक्नोलॉजी किसी भी नेचुरल कंपाउंड को रिसोर्स बनाने में बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे आप सोच के देखो, दुबई आज के टाइम पे काफी एमिनेंट और काफी रिच कंट्री है, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब वहां पे डेजर्ट थे और कुछ भी नहीं था और वो कंट्री काफी पुअर था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, वहां पे ऑयल की डिस्कवरी हुई, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने अपनी बूस्ट दिखाई और उसके बाद में ऑयल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ने लग गई। अब ऑयल की डिमांड बढ़ी तो नेचुरल सी बात है, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा डिमांड करना शुरू किया तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो कोई भी रिसोर्स हमारे लिए क्रिटिकल बन सकता है जब मेरे पास क्या हो, दैट रिसोर्स इज पर्टिकुलरली अवेलेबल विद द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसी के साथ में रिसोर्स भी अवेलेबल, तो टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि आपका रिमोट सेंसिंग है या जियो फिजिकल मेथड्स है, उनकी हम पर्टिकुलर अडोप्टिबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। ये एक टेक्नोलॉजिकल बैरियर है रिसोर्सेज के अंदर। तो इट इज अ लिमिटेड यूज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी इन एक्सप्लोरेशन। फिर आता है पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। भाई आप एक वाटर का रिसोर्स ले लो, रिवर से वाटर आता है, सभी ह्यूमन के लिए ही वाटर अवेलेबल होना चाहिए आइडियली, बट वो जो वाटर फ्लो करता है ना, वो वाटर के बीच में बड़ी टाइम पे डिस्प्यूट होते हैं और इसलिए वो वाटर कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पाता। ठीक है, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंटर कंट्री हो। भाई इंडस वाटर ट्रीटी हुई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है। तीस्ता वाटर ट्रीटी पे बात कर रहे हैं, बांग्लादेश इंडिया के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। और यमुना लिंक कैनाल के बीच में बात कर रहे हैं तो हरियाणा पंजाब इनके बीच में प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो स्टेट्स के बीच में नेचुरली रहती ही है। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। तो यस, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट ये काफी बड़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो लैंड रिसोर्स हो, चाहे वो वाटर एज अ रिसोर्स हो, तो इनके लिए प्रॉब्लम आती है। फिर आता है एनवायरमेंटल कंसर्न, कि ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आप उनको एक्सप्लॉइट करते चले जाओ। देर आर सर्टेन एनवायरमेंटल लिमिटेशंस, हमें उनको सस्टेनेबल वे में ही यूज करना पड़ेगा, अनसस्टेनेबल पर्सपेक्टिव से हम उनको यूज नहीं कर सकते। सो एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर आल्सो देयर। जैसे हमारे पास छत्तीसगढ़, अगर टोपोग्राफी आप देखोगे ना छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ हाफ ऑफ द एरिया इज अ प्लेटू एरिया, हाफ ऑफ द एरिया इज अ प्लेन एरिया। और वो प्लेन एरिया उसमें डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन वहां मिनरल्स भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं। आप उन फॉरेस्ट को कट करोगे, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करोगे, तो डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, ये सब बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है इनके साथ में जब भी हम माइनिंग वगैरह करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, मेरी बायोडाइवर्सिटी जो है उस एरिया के अंदर काफी हद तक हैम्पर होती है। फिर क्या आता है आपका इन्वेस्टमेंट डेफिशिएंसी। इन्वेस्टमेंट डेफिशिएंसी, कि आपके जो इन्वेस्टमेंट लगनी है भाई, एक्सप्लोरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपका बेटर ट्रांसपोर्टेशन, ये सब फैसिलिटीज का होना भी जरूरी है, बट वो भी हमारे पास डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। राइट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। फिर मार्केट वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। देखिए, कुछ कॉमोडिटीज ऐसी हैं जो कि ग्लोबली उनके प्राइस से इंडिया के अंदर भी इंपैक्ट होता है, और खासकर मैं बात कर रहा हूं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। क्योंकि देखो, एनर्जी रिसोर्सेज जो है ना, वो सिर्फ इन रिसोर्सेज के प्राइस को फ्लक्चुएट नहीं करते, फिर वो इंटर रिलेटेड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। अब किसी गुड्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई कॉस्ट, तो ऑटोमेटिकली वो मार्केट के अंदर उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, वो बेसिकली कॉम्पीट नहीं कर पाएगा बेसिकली टू द ग्लोबल लेवल। तो ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर आपका क्या होता है, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट।
कि भाई आप किसी भी रिसोर्स को यूज तो तब कर पा रहे हो ना जब आपने उसमें एक्सट्रैक्शन किया पहले, और एक्सट्रैक्शन में आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की है। आपने जब इन्वेस्टमेंट कर दी, नाउ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट, तो वो आपका एक एडेड जो है, वो एडेड एडेड जो बेसिकली कॉस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। और कई बार इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है वो कॉस्ट कि वो रिसोर्स कामयाब नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, ये क्या होते हैं? ये सब छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं? सी बेड पे, मतलब डीप सी ओशियन, जिसको कि अबैसल प्लेन बोलते हैं, वहां मिलते हैं हमें ये। वहां होता क्या है, वर्ड ही है पॉलीमेटेलिक, मतलब एक ही पीस के ऊपर काफी सारे अलग अलग टाइप के मेटल्स मिलते हैं हमें। अब एक पीस पे जब मुझे मल्टीपल मेटल्स मिलेंगे, एक ही पीस पे जब मुझे मल्टीपल मेटल्स मिलेंगे, तो फिर आउटकम क्या होगी? आउटकम विल बी कि सर हर मेटल के लिए कुछ अलग प्रोसेस होगा, और पता चले मेटल थोड़ा सा निकला, प्रोसेस काफी कॉस्टली था, तो वो मेटल मेरे लिए एक्चुअली कोई यूजफुल नहीं है। एक तो मैंने इतने डीप ओशन में जाके उसको निकाला, काफी इन्वेस्टमेंट हुई, फिर मेरे पास अलग अलग मेटल है, अलग अलग मेथड से यूज करके मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, वो इकोनॉमिकली मार्केट में वायबल नहीं होगा, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई एक्सट्रैक्शन कॉस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर आती है मेरे पास रेगुलेटरी हर्डल्स। जैसे कई बार क्या होता है, कोस्टल एरिया में आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, बट आपको क्या करना है? कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को फॉलो करना है। कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपको उनको फॉलो करना है। अब आपको उनको फॉलो करना है तो ऑटोमेटिकली आप एक लिमिट से ज्यादा उसमें एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, अगेन देयर इज अ क्रिटिकल सिचुएशन। तो देखो मैंने आपको 8 पॉइंट बताए हैं। एक क्वेश्चन आइडियली कितना होता है? 250 मार्क्स, 250 वर्ड्स का, ठीक है। 8 पॉइंट्स आर देयर जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अब क्या होगा, अब इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाते हैं, जैसे कॉटन है तो सर क्लाइमेट की मार ज्यादा हो जाती है, लेबर अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ऐसे ही आपका आयरन है तो सर ट्रांसपोर्टेशन काफी कॉस्टली हो जाता है। तो वो आपका एक रिसोर्स जो स्पेसिफिक है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसके कुछ पॉइंट्स को ऐड ऑन कर दोगे, और आपके पास में नेचुरली 8 पॉइंट देखने को मिलेंगे जो सभी रिसोर्सेज के लिए कॉमन है। ये चैलेंजेस है। अब देखिए सभी रिसोर्सेज के लिए इश्यूज हैं, तो गवर्नमेंट ने भी कुछ कॉमन इनिशिएटिव लिए होंगे, क्योंकि यूपीएससी आपको पूछ लेता है कई बार कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, और व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब ये भी आपके लिए काफी कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, तो मैं आपको 8 ऐसे स्ट्रेटेजी बताता हूँ, 8 ऐसे इनिशिएटिव बताता हूँ जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हैं, जो यहाँ देखने को मिलते हैं। क्या है वो? नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019, ठीक है। ये क्या करती है? नेशनल मिनरल पॉलिसी का एक ही टारगेट था, और वो टारगेट ये था कि सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। इस मिनरल पॉलिसी का एक एजेंडा जो था वो ये था कि सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। तो ये सबसे पहला इनिशिएटिव है गवर्नमेंट इस चैलेंज को मिनिमाइज करने के लिए। दूसरा है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ये ट्रस्ट बनाया गया है, और ये ट्रस्ट क्या करता है? इस ट्रस्ट को ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा फंड मिलते हैं। फिर ये फंड क्या करता है? बेसिकली जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, जो भी एक्सप्लोरेशन में पैसा जाएगा, जो भी नए इनिशिएटिव होंगे, ये सब इसी ट्रस्ट के थ्रू रन किए जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि एक डेडिकेटेड टीम हमारे पास हो जाएगी जो कि R&D के ऊपर फोकस करेगी ही करेगी। फिर मेरे पास आता है माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम। माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम, माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम में क्या होगा कि भाई आप सैटेलाइट के थ्रू जो माइनिंग एक्टिविटी हो रही है उनको मॉनिटर करते रहो, ताकि जो इस एरिया के अंदर रेगुलेशंस हैं, जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन रूल्स हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। माइनिंग एक्टिविटी बहुत एक्सप्लॉइटेटिव नेचर में तो नहीं हो रही है। अब एक वॉचडॉग तो होना इनके लिए जरूरी है, और वो हमारे पास हो गया माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम। फिर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। आप एक चीज बताओ यार, मान लो किसी एरिया में, जैसे मैंने छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दिया, कि वहां पे माइनिंग हो रही है, वहां पे मिनरल्स निकल रहे हैं, और वो मिनरल्स जो हैं पूरे इंडिया को काम आ रहे हैं, मतलब इंडिया की ग्रोथ में वो काफी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट आप एक चीज बताओ मुझे, वहां पे जो पॉल्यूशन होता है, मान लो हम कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और एश पार्टिकल एनवायरनमेंट में फैल गए हैं, कैंसरजेनिक एजेंट फैल गए हैं, वहां पे बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, वाटर डाइल्यूट हो चुका है, वाटर की बेसिक क्वालिटी जो हो वर्स्ट हो चुकी है। तो अगर ये सारे प्रोसेस हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो यू डोंट थिंक सो कि
ये तो बहुत क्रिटिकल होगा कि जो लोग हमारी नेशनल डेवलपमेंट के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। एंड दैट्स द वे यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना आती है। ये योजना कहती है कि खनिज क्षेत्र के एरिया के डेवलपमेंट के ऊपर हमें स्पेसिफिकली फोकस करना पड़ेगा। फिर होगा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ये क्या होगी? जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है वो कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करेगी जहां से माइनिंग हो रही है और वो लोकल एरिया के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगी। तो नेचुरली होना भी चाहिए, जब वहां से मिनरल निकल रहे हैं, पूरी इंडिया की ग्रोथ को फोकस कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करके इंडिया के लोगों के, वहां के लोगों की डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ये क्या है आपका? भाई माइनिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम ये भी आती थी कि बहुत धांधलाबाजी चलती है कि माइनिंग के लिए मान लो कोई भी अडानी ग्रुप है, उसने कुछ ऑक्शन के लिए डाला और वो आगे नहीं हो पाया प्रोसेस, तो वो क्या हो गया, इसके लिए अब सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम कि आपको माइनिंग के लिए एक ही विंडो पे क्लियर हो जाएगा सब कुछ, कोई डॉक्यूमेंटेशन हर्डल एंड सो ऑन नहीं होगा। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाया गया। क्या होगा कि माइनिंग प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल बनाना है, इट्स नॉट समथिंग कि एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करते रहो करते रहो करते रहो, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना है। और फिर हमारे पास आती है स्ट्रेटेजिक मिनरल पॉलिसी, जो हमारे पास क्रिटिकल मिनरल है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपकी स्ट्रेटेजिक मिनरल पॉलिसी के अंदर जाते हैं। उन्हीं के हिसाब से हम पॉलिसी फ्रेम करते हैं और फिर उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सट्रैक्शन सब उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। तो दैट शॉर्ट ऑफ 8 पॉइंट्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। आपको कहीं भी रिसोर्सेज के बारे में बात आती है तो रिसोर्सेज के ऊपर ये फोकस कर सकते हो आप। ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे उसको डिस्कस करते हैं कैसे आपको लिखना है, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको वो करना भी है। ठीक है। क्या आपका पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट नेसेसरली लोकेटेड नियर टू द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, particularly in many of the developing countries, explain its implications। क्या बोला इसने? इसने पेट्रोलियम रिफाइनरीज को आपके क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया से कोरिलेट किया, मतलब जहां पे क्रूड ऑयल मिलता है वहां पे पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री नहीं है, काफी सारे कंट्रीज में नहीं है। इसने पूछा इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, एक्सप्लेन इट्स इंप्लीकेशंस। इंप्लीकेशंस क्या होंगे, आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ये पूछा गया। तो देखो यार, पहले तो आप रिसोर्सेज के बारे में बताओगे ही सर्टेनली कि रिसोर्सेज होते क्या हैं या पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लोकेटेड, ऐसे कुछ एक इंट्रोडक्शन लिखोगे। लेकिन अब इंप्लीकेशन में आपको मल्टीपल डायमेंशंस लिखने हैं, क्योंकि इंप्लीकेशन इकोनॉमिकल हो सकता है। इकोनॉमिकल इंप्लीकेशन में क्या देखो, कई बार क्या होता है, कुछ लोग ना सीधे पॉइंट लिखना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छा होता है आप हेडिंग बनाओ, फिर उसके अंदर सब हेडिंग के एग्जाम तौर पे आप कुछ कुछ लिखना शुरू करो। दैट इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस समथिंग। ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर आंसर। ठीक है। तो यहां पे भी कुछ वैसा ही, आपने एक हेडिंग बनाई इकोनॉमिकल इंप्लीकेशंस। उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। भाई आप रिफाइनरी कहीं है, आपका क्रूड ऑयल कहीं और है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, भाई आपको उस ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा से करनी पड़ेगी, वो भी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आ गई है। फिर आपका ऐसे एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस आते हैं, जिसमें क्या होगा, स्पिल रिस्क होगा। भाई आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और दूसरी जगह पे ले जा रहे हो, ऑयल स्पिलिंग होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो गई है ना, तो ये एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस होगा। और क्या होगा, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाता है। कैसे? सर आपने क्रूड ऑयल निकाला, रिफाइनरी में डाला, तो वैसे भी ये तो ऐसा है जो फॉसिल फ्यूल हैं, बर्न करेंगे, कार्बन तो एमिट होगा इससे। इसके साथ साथ में प्रॉब्लम ये भी कि आप ट्रांसपोर्टेशन में भी वो चीज खर्च कर रहे हो, तो इसका कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ये एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हुए। ऐसे सोशल इंप्लीकेशंस होते हैं। कैसे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिफाइनरी जो आपका दूर जाके कहीं सिचुएट हो जाती हैं, तो ठीक है दूसरे एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट करेंगे, लेकिन उस एरिया की जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो गई है। बट ठीक है, ये नेगेटिव नहीं है, बट इट इज समथिंग गुड। ऐसी अर्बनाइजेशन माइग्रेशन, कि भाई जहां रिफाइनरीज हैं वहां से एक्सट्रैक्शन हो रहा है और कहीं और जाके आपकी, मतलब क्रूड ऑयल जहां से एक्सट्रैक्ट हुआ रिफाइनरी में जा रहा है, तो लोग माइग्रेट करना शुरू कर देंगे जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, ताकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके, बेटर लाइफ मिल सके, एजुकेशन अच्छा मिल सके, तो दैट विल बी देयर। फिर आता है स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंप्लीकेशन, एनर्जी सिक्योरिटी। देखो यार, अगर हमें रिफाइनरी को एंड यूज मार्केट के पास में रखना है रादर देन दी प्रोडक्शन साइट, इससे क्या होता है, हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। मान लो प्रोडक्शन साइट वहां है और वहीं पे हमने रिफाइनरी रखी, तो यूजर को तो यूज करना ही है ना। अगर हम एंड यूजर के पास, पॉजिटिव इंप्लीकेशन भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अगर आप एंड यूजर के पास में रखोगे, इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है, वहां के आसपास में रिफाइनरी बनाई जा सकती है, ताकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर हम अमाउंट लगातार बढ़ाते जाएं।
ठीक है। ऐसे ही आपका टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशंस या टेक्नोलॉजिकल या ऑपरेशनल इंप्लीकेशंस वो भी आते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन। भाई जब दोनों चीजें फार अवे हैं तो हम नई से नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन लेवल देखा जा सके। हाँ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, वहीं की वहीं एक्सट्रैक्शन होता है, वहीं रिफाइनरी होती है, तो ऑपरेशन एफिशिएंसी ज्यादा होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कुछ एग्जांपल है, नाइजीरिया का एग्जांपल ले सकते हो आप, तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है जहाँ पे इंडस्ट्री जो है काफी दूर है। तो कंक्लूजन यही कहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को केयरफुली अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ये चूज करना चाहिए कि भाई हमें रिफाइनरी को वहीं एस्टेब्लिश कर लें जहां पे मेरे पास क्या है, जहां पे मेरे पास क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब आप सोचेंगे सर फिर से प्रॉब्लम आएगी, एनर्जी सिक्योरिटी इशू बनेगा ना। आप इसमें पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करो, ठीक है। आप इसके अंदर पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस कर सकते हो, तो वो हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी। एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रेफरेबल होगी और हमारे पास रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं होगा। ऐसी एक और क्वेश्चन है, comment on the resource potential of the long coastline of India and highlight the status of natural hazard preparedness in these areas। क्या बोला गया है कि भाई इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, कोस्ट लाइन से बहुत रिसोर्सेज भी मिलते हैं। आपको हाईलाइट ये करना है कि ये एरियाज में रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो भी ठीक है, और इनकी हैजार्ड प्रिपेयरनेस कितनी है। तो मतलब क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहले आपको ये समझना होगा हर एक क्वेश्चन को पढ़ के कि भाई एक क्वेश्चन है इसके दो पार्ट है, तो मैं दो पार्ट में ही इसका आंसर भी दूंगा। पहले वाला पार्ट है रिसोर्स पोटेंशियल के बारे में, तो आपको बताना होगा अप्रोक्सीमेटली 7500 किलोमीटर की कोस्टल बाउंड्री है इंडिया के अंदर, और उसके काफी रिसोर्स पोटेंशियल है। अब रिसोर्सेज अलग अलग हैं, मैरीन रिसोर्सेज जिसके अंदर फिशरीज आता है, एक्वाकल्चर आता है, ऐसी मिनरल रिसोर्सेज आते हैं जिसमें ऑफशोर ऑयल एंड गैस मिल सकती है, कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन के ऊपर मिलती है हमें, ठीक है। ऐसे ही आपके बीच सैंड के ऊपर काफी सारे सेडिमेंट मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं मोनाजाइट का। केरला कोस्ट के ऊपर, केरला कोस्ट के ऊपर 90% वर्ल्ड के मोनाजाइट रिजर्व मिलते हैं, जिनसे हम थोरियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल है, हमारे लिए यूजफुल होगा। तो मतलब यस, मिनरल रिसोर्सेज का काफी ज्यादा यूटिलिटी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा टूरिज्म, वो भी तो एक रिसोर्स है ना भाई। आपका कल्चरल साइट्स देखने को मिल जाती हैं, आपका मैरीन टूरिज्म देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पोर्ट डेवलपमेंट हो जाती है, जिससे कि हमारे पास 13 मेजर पोर्ट हैं, बहुत सारे माइनर पोर्ट हैं, तो हमारे पास वो भी एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतरीन करता है, वर्ल्ड से इंडिया की कनेक्टिविटी भी इंश्योर करता है। शिप बिल्डिंग और रिपेयर के ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं, ये पार्ट देखने को मिल जाते हैं। सवाल है नेचुरल हजार्ड से कितने प्रिपेयर हैं हम, तो अलग अलग नेचुरल हजार्ड के बारे में बात करोगे, साइक्लोन और स्टॉर्म सर्ज हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, इजी वार्निंग सिस्टम हमने बना रखा है। आईएमडी हमेशा डिक्लेयर करता रहता है कि भाई साइक्लोन यहाँ आ गया, इतनी स्पीड से आ गया, ये नाम है साइक्लोन का, ये सब डिक्लेरेशन चलती है हमारी। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बनाए हुए हैं, इवन हमारा स्ट्रक्चर है पूरा, एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, देन स्टेट एंड देन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उस हिसाब से काम चलता है। ऐसे ही हमने सुनामी वार्निंग सिस्टम भी एक्टिवेट है, तो अगर इंडियन ओशन में सुनामी आती है तो उसके लिए भी हमारे पास इजिली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन बहुत ज्यादा चलाए जाते हैं, लोगों को एजुकेट भी किया जाता है कि डिजास्टर से कैसे फाइट करना है, ठीक है। फिर और क्या डिजास्टर हो सकते हैं भी, कोस्टल एरिया के अंदर सी लेवल राइज होना या इरोजन होना, तो वो क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन के हिसाब से होता है। फ्लड आती हैं तो फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम भी हमने काफी दुरुस्त बनाए हुए हैं। तो यस, ये स्टेट अलग अलग डिजास्टर के लिए भी प्रिपेयर है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी देती है, बहुत सारे रिसोर्सेज भी देती है, तो ये चीजें हम बड़ी आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, करोगे कैसे। आपको ये तीनों क्वेश्चन लिखने हैं, पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर इट्स लिमिटेड स्पेशियल स्प्रेड, डिस्कस नेचुरल रिसोर्सेज, पोटेंशियल ऑफ द डेक्कन ट्रैप, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इंडिकेट द मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज फेस्ड बाय देम। ये आपको तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, इनको चेक करना है आपको कहां पे, edumind.ai। ये आपका क्या करता है, आप जैसे ही आंसर लिखोगे edumind.ai पे जाओगे, आप अपना आंसर इसमें सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद भी आपसे पूछेगा कोई करेक्शन तो नहीं है, आप बोलोगे नो, मेरा चेक करो, इवैल्यूएट करो। ये आपको जो भी 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो उसमें से 10 मार्कर में से आपको बताएगा कि इतने मार्क्स आपको आए हैं, ये इंप्रूवमेंट हो सकता है और ये मॉडल आंसर हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म व्हिच विल हेल्प यू टू एस योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। होपफुली यू विल लव इट, यू शुड ट्राई इट। मुझसे कनेक्ट होना है तो कपिल भारद्वाज फॉर यू इज माय इंस्टा हैंडल, एंड दिस इज आल्सो द टेलीग्राम चैनल वेयर यू कैन फाइंड आउट द पीडीएफ ऑफ दीज सेशंस
और अदर सेशंस एज वेल, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर।